हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड्स, ये है लेक्चर 4 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। और फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि टाइट्रेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए, टाइट्रेशन इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट होता है जो डैट इज़ डन टू एस्टिमेट द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि हमें कोई भी अगर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं पता है तो उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन हम लोग मेनली बहुत तरीके से पढ़ेंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब तरीक़ों से निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसमें आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी कि टाइट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहला टर्म आता है मोलैरिटी। क्या आता है? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? देखिए, मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हमें बोला जा रहा है कि मोलैरिटी वो चीज़ होता है जैसे कि किसी भी एक सब्सटेंस का 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कोई भी सॉल्यूशन में कितना है प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, यानी कि नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हो गया ये हमारा मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लीटर में लेंगे। ठीक है, यही हो गया वेट बाय मॉलिकुलर वेट हो जाएगा मोल, तो मास बाय मॉलिकुलर मास, ये हो गया हमारा मोल, और इंटू वी लीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी। इसलिए मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाता है ये W बटा मॉलिकुलर मास इंटू वी इंटू लीटर, मतलब ये लीटर में हम लोग वॉल्यूम जो लेंगे लीटर में। ठीक है, तो ये हो जाता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। अगर यहीं पे जब वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहेगा तो इसका क्या होगा? देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो वेट बाय मॉलिकुलर वेट या फिर मॉलिकुलर मास इंटू वी, और ये ml में दिया हुआ है तो ऊपर में क्या होगा? ऊपर में 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हो जाएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जब वॉल्यूम ml में दिया रहा तब, और जब लीटर में दिया रहा तो आप डायरेक्टली ये यूज़ कर लोगे। तो आपको मेनली ये फार्मूला और ये फार्मूला याद होना चाहिए कि मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और मोलैरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो ये हो गया मोलैरिटी। उसके बाद सेकंड टर्म पढ़ते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड टर्म्स है नॉर्मेलिटी। तो हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। देखिए, नॉर्मेलिटी सिंपली क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि हमें बताना होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, यानी कि हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपली नॉर्मेलिटी में ये होता है। मोलैरिटी में क्या होता था? सिर्फ हम लोग मोल्स पर लीटर होता था, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो आपने पहले लेक्चर देखा होगा इक्विवेलेंट मास का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है सिंपली होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सिंपली यही हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें बताना होता है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हो गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब ये लीटर में है और जब ये ml में दिया रहा तो ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो देखिए, आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ क्या हो गया? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ये हो गया नॉर्मेलिटी। और आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? वो हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो यहाँ देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास बाय n, यानी ये n फैक्टर और ये वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इन लीटर में। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है? n ऊपर आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? n इंटू मास बाय मोलर मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू लीटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मोलैरिटी कहते हैं।
इस टर्म को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं ना, क्योंकि मास बाय मोलिकुलर मास तो हो गया n, यानी कि नंबर ऑफ मोल और डिवाइडेड वॉल्यूम, तो ये हो गया मोलैरिटी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी लिख सकते हैं सिंपली। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आपको ये याद रखना है और आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये दो फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना है, यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी, ठीक है। देखिए इधर भी n से स्टार्ट हो रहा है तो इधर भी बैलेंस करने, अगर आप याद करना चाहो तो दोनों तरफ n एक होना चाहिए। तो इधर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो सिंपली आप याद कर लोगे। अब इसको नोट कर लो, मैं अब थर्ड टर्म बताता हूँ इसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड टर्म देखने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 1.5 mH3PO4 और हमको यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालना है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, आपने ये पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेंगे कि n फैक्टर कितना है। तो ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है। तो ट्राई बेसिक एसिड में नंबर ऑफ जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू जो होता है वो 3 हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होता है उसी को हम लोग n फैक्टर कहते हैं एसिड में, ठीक है। तो यहाँ n फैक्टर जो हो गया n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर जो कि 3 है और इंटू मोलैरिटी जो कि 1.5 है, तो ये दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या 4.5 n, ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी, ठीक है। सिंपली आप ऐसे ही निकाल लोगे। तो आपको पता है ये n इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, यानी कि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इंटू लीटर ये भी कर सकते हैं, और इज इक्वल टू n इंटू मोल्स बाई भी, ये हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये कट जाएगा, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो निकल जाएगा n इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका निकल गया ग्राम इक्विवेलेंट। इसी को जब आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिली मोल्स ले लेंगे, यानी कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो ये सिंपली है, ये दोनों आपको याद कर लीजिए। मेनली ये आपको याद करना है ग्राम इक्विवेलेंट वाला, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आप याद कर लेना। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जब 1.5 m दिया हुआ है H3PO4 और हमको नॉर्मेलिटी निकालना है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी करते हैं। तो जब ये ट्राई बेसिक है तो ट्राई बेसिक में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट होते हैं वही n फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ n फैक्टर क्या हो गया, n फैक्टर 3 हो गया, क्योंकि H3PO4 है, ठीक है। तो इसी तरह से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 4.5 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आप इन दोनों फार्मूला को याद कर लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म है हमारा यहाँ पे मोलैलिटी। तो देखिए मोलैलिटी सिंपल्स क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमें इसमें देखना है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे पर केजी में, जब नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी हम लोग वॉल्यूम में बात करते थे, यहाँ हम लोग मास में बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे मोलैलिटी जो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऊपर में एंड नीचे केजीज, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केजीज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, N/W, यानी कि नंबर ऑफ मोल बटा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N डिवाइडेड बाई W, और इसको जब ग्राम में दिया रहा तो ये ऊपर में 1000 आ जाएगा, जैसे वहाँ वॉल्यूम लीटर में दिया रहता था तो सिंपली रहता था, एंड जब ml में रहता था तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो सेम यहाँ पे ये वही करेंगे, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू सिंपली हो जाता है मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास इंटू वेट इंटू ऊपर में 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मोलैलिटी का, तो आप इसका याद रखना। तो बस यही है, आगे हम देखते हैं फिर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, यानी कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। देखिए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1 बाई मोलैलिटी। तो ये सिंपली आपको याद रखना है, इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है कि समझाने की बात है, बस आपको ये याद रखना है, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में इसके व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बस आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है इफ़ 10 ग्राम CaCl2 इज़ डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमें बोला जा रहा है कि 10 ग्राम CaCl2 है
वो डिजॉल्व किया जा रहा है 300 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन बनाने के लिए विद डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर सीसी, यानी कि डेंसिटी इतना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, यानी कि देन इट्स मोलारिटी विल बी, मतलब यहाँ हमें मोलारिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ मोलारिटी निकालना है और मोल्स पे, मतलब ये आपका ये इक्वेशन लग जाएगा। ठीक है, आपको ये पता कैसे लगेगा कि हाँ मुझे ये इक्वेशन लगाना है। देखिए यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकल जाएगा और नंबर ऑफ़ मोल्स आप और ये सॉल्यूशन इसका मास दिया हुआ तो इससे मोलालिटी आप निकाल लोगे, क्योंकि मास जो है वो मोलालिटी में यूज होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स और मास, तो यहाँ से मोलालिटी निकाल लोगे। और मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में ये इक्वेशन है तो आप ये यूज कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CaCl2 निकालिए, यहाँ पे नंबर मास ये ग्राम ये वेट दिया हुआ है CaCl2 का, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 10/111 ये मोल्स हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद हम मोलालिटी निकाल लेंगे, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाले 10/111 और ये वेट कितना दिया हुआ है 300 ग्राम। तब 300 ग्राम दिया हुआ है तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.3। ठीक है, तो देखिए अब हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि हमें ये क्या निकालना है, मोलारिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास बाई 1000। तो मोलिकुलर मास यहाँ के CaCl2 का हो गया 111 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1 बाई मोलालिटी। तो मोलालिटी कितना निकला हमारा 0.3, तो यहाँ 0.3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.2 इज इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू 0.11 और फिर 3.33 तो प्लस में, और इसके बाद जब ये टोटल आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 3.44 और फिर फाइनली आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो 0.35 मोलारिटी। तो ठीक है, ऐसे ही आप बस इसको क्या करना है, इसको फार्मूला को याद करना है, बस एक बार देख लेना आप और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ध्यान में आ जाएगा, ऐसे खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये क्वेश्चन था, आप इसको देख लेना। तो फ्रेंड्स अब हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस के बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो फ्रैक्शंस डेफिनेटली होता क्या है, फ्रैक्शन जो होता है वो होता है गिवन बाय टोटल, यानी कि जितना हमें दिया रहता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट नंबर जो भी है बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जब मास फ्रैक्शन पूछा है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो ये क्या कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। वैसे जब हमें वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन पे काम करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस यही मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थर्ड फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो सिंपली हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है और उसमें कंस्टिट्यूएंट है A B C, और उसमें आपको A का जब मोल फ्रैक्शन पूछा है तो आप क्या करोगे कि A का मोल लोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल मोल ऑफ A B C, मतलब तीनों को ऐड करके, तो सिंपली ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर मान लो आप लोग का सॉल्यूशन में A B C ये कंस्टिट्यूएंट है और हमसे A का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो सिंपली हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C, तीनों को ऐड करके, तो यही हो जाता है मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि देख, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है सम ऑफ ऑल कंपोनेंट फ्रैक्शन, मतलब जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे उनके कंपोनेंट का जो, मतलब जैसे यहाँ पे 3 कंपोनेंट है तो इन तीनों के कंपोनेंट का फ्रैक्शन जो होगा ऐड करके सिंपली 1 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 यानी कि 100%, क्योंकि जब मान लीजिए इसका 10% है, इसका 90% है, मतलब इसका 80% इसका 10% है, टोटल ऐड करोगे तो आपको 100% ही आएगा ना। तो वो वही बोला गया है कि सम ऑफ कंपोनेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, मतलब सारे फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आता है, यानी कि 100%। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से, मतलब ये इक्वेशन समझ लीजिए, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ABC, मतलब ABC है और उसका मोल फ्रैक्शन सबका दिया हुआ है A का दिया हुआ है XA, B का दिया हुआ है XB एंड C का दिया हुआ है XC।
देन एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। तो मेरा यही कहना था कि जब आप तीनों के मोल फ्रैक्शन या फिर कोई भी फ्रैक्शन जैसे वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, यहाँ पे कोई भी लग सकते हैं, बट हम लोग यहाँ मोल फ्रैक्शन से देखे हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी करेंगे तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स यहाँ लास्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। आप देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन में चाहे कहीं भी आप ppm में दिया रहता है, तो ppm आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, मतलब मिलीग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मिलीग्राम जो प्रेजेंट होगा 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग कहेंगे ppm। आपको ध्यान रखना होगा कि मिलीग्राम में, मिलीग्राम को ही हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो देखिए ppm इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बाय इंटू ग्राम इन ग्राम और इंटू 10⁻⁶। ठीक है, क्योंकि 1 kg जो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मिलीग्राम होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो जिस यूनिट में यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा उसी यूनिट में हम लोग लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सिंपली आपको यही ध्यान रखना है ppm में कि कितना मिलीग्राम प्रेजेंट होता है ऑफ अ सॉल्यूट इन पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक केजी सॉल्यूशन में कितना मिलीग्राम प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस का, उसी को हम लोग कहेंगे ppm। ठीक है, यहाँ ppm हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जब ये ग्राम में दिया रहेगा, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम में लेंगे और इंटू 10⁻⁶। तो बस यही था ppm। तो बस फ्रेंड्स यही था पूरा चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो मुझे पढ़ाना था। इस चैप्टर का जो मैं हैंड रिटन नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक वहाँ पे है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और इसके बाद जो लेक्चर 5 आएगा उसमें मैं आपको नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा, NCERT के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट में आ सकते हैं। और बस यही था इस चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।